हेलो स्टूडेंट, चलिए इसके आगे क्वेश्चन किया जाए। पहले लास्ट वाला क्वेश्चन आपका अधूरा रह गया था, चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं। नाइन्थ नंबर, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि जो नाइन्थ वाला नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन था वो आपका ये था, जिसमें हमने ये कहा था कि इसको सॉल्व करना। यहाँ पे बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बताया था पिछले लेक्चर में? आपने देखा था कि ये बताया था कि जब इनके रेशियो इक्वल नहीं होंगे, अगर रेशियो बराबर नहीं है, तब इनके जो आईजी करंट है इसमें फ्लो करेगा, तब उस आईजी करंट की वैल्यू निकाली जाएगी। और निकालने के लिए तरीका क्या बताया था? तरीका ये बताया था कि इसमें किरचॉफ लॉ ही अप्लाइड करेंगे। और किरचॉफ लॉ अप्लाइड करने के लिए आपने यहां से करंट को मान लिया आई, ये आपने करंट कह दिया, यहां से मैं आई यूज कर रहा हूं। ये आई यानी I1 प्लस I2, इधर लिख देते हैं आई, आई यानी I1 प्लस I2। और यहां से करंट ये I1 आ गया, यहां से करंट ये I2 आ गया। ठीक, ये I1 के बाद इधर करंट ये IG आ रहा है, ये IG इधर आ रहा है, तो इस वाले करंट को हमने मान लिया कि ये I1 माइनस IG हो गया। और इस साइड में होते हुए आए तो ये IG इधर आया, इससे मिल के यहां पहुंच गया, ये I2 प्लस IG हो गया। और ये दोनों फिर मिल के यहां पे I बन गए, जो कि आपका I1 प्लस I2 था। तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे इसमें कई जगह। पहले नाम दे दिया जाए तो लिखा जाएगा लूप के अकॉर्डिंग कह दे या जैसे भी कह दे। पहले इसका किरचॉफ लॉ लगाएंगे, इन लूप, इन क्लोज लूप, इन क्लोज्ड लूप। लूप कौन कौन सा है आपका? ए बी डी ए, नंबर भी दे दिया गया हो तब भी सही, ए बी डी ए। ए बी डी ए, इसमें क्या बताया था कि हमने इसको बना दिया ऐसे, यानी लूप बना दिया, पाथ बना दिया। पाथ की डायरेक्शन क्या होता है? जब करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम हो जाता है तब हम माइनस में लिखते हैं, जब करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो हम प्लस में लिखते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम हो गया है, तो हम लिखेंगे 100 माइनस का 100 I1, सेम डायरेक्शन में नेगेटिव, इसमें I1 हुआ। पाथ का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम हो गया है, तो यहां पे जी, आई जी जी माइनस का आई जी, और जी आपका है यहां पे 15, जी आपको 15 दिन का है। चेक कर लेते हैं, जी आपकी वैल्यू इसमें है कितनी? 15। क्वेश्चन में आई जी, हाँ आई जी का दिया गया जी 15 ओम, हाँ 15 ओम है, रब ने किया था। आई जी है 15, ये 15। उसके बाद आगे दे रखा है, ये अपोजिट हो गया। फिर इधर देखा, ये पाथ का करंट का डायरेक्शन नीचे है, पाथ का डायरेक्शन ऊपर है, तो ये हो जाएगा प्लस का 60 I2 इज टू 0। यानी इसको सही से लिख दिया तो माइनस का 100 I1 माइनस का 15 IG, और ये हो गया आपका 60 I2, ये ऐसे लिखा गया आपका। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे पे आ जाओ। दूसरे में नीचे से निकल, इस पार्ट को ले लो। इस पार्ट में किया जाए, इस पार्ट में इन क्लोज लूप, लूप इन क्लोज लूप, लूप कौन सा है हमारा यहां पे? बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी बी, बी सी डी बी। अब इस लूप में भी वैसे लिखो, यहां पे भी पाथ बना लो। अब इसका डायरेक्शन देख लिया जाए, इसके साथ क्या, पाथ का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम हो गया है, तो ये हो गया 10, ये हो गया आपका 10। और I1 माइनस आई जी, I1 माइनस आई जी, ये हमारा दोनों का डायरेक्शन सेम चल रहा है, इसलिए आगे लग गया, आ गया माइनस। उसके बाद नीचे आ गए, यहां पे देखा IG को, देखा गया IG का डायरेक्शन ये अपोजिट है, प्लस का 15 IG, 15 IG, क्योंकि करंट का जी नीचे है ना, करंट का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, पाथ का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। अब इधर देखा जाए, ये हो जाएगा आपका प्लस का
5i2 प्लस IG इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया गया, माइनस का 10i1 माइनस का 10IG प्लस का 15IG प्लस का 5IG 5i2 प्लस का 5IG इक्वल्स टू 0। यानी इसका वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना, 10i1 है तो माइनस का 10i1 अकेला बचा हुआ है, प्लस का आपका IG कितना है, माइनस का 10IG है और प्लस का 15IG है, फिर प्लस का, तो यहाँ पे आपका बचा प्लस का 10IG और लास्ट में आ गया प्लस का 5i2 इक्वल्स टू 0। मिला लो, फिर से देख लिया जाए, फिर से जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे हमारा आने वाला करंट है और पाथ का डायरेक्शन सेम है, तो I1 माइनस IG मान रखा है, I1 माइनस IG रखा है, माइनस का 10 ले लेंगे। ये पाथ का करंट का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, पाथ का डायरेक्शन ऊपर लिया गया है, तो ये हमने लिख दिया माइनस का 10IG। दूसरा हमने यहाँ माइनस का प्लस का 10IG, ये हमारा प्लस का 10IG होगा, हाँ प्लस का 15IG, प्लस का 15IG। उसके बाद नीचे देखा गया यहाँ पे 5i2IG, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी उल्टा चल रहा है। तो जब हमने इसको ब्रैकेट खोल दिया, ये 15IG लिखा हुआ है, ये 5i2 प्लस 5IG लिखा हुआ है, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया था तो ये आपका प्लस हो गया था, ये माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे थोड़ी वैल्यू चेंज हो गई, देखो अभी गड़बड़ हो गई होती, कितना हो गया 10, 5 और 15 यानी 30IG हो गया। चाहो तो 5 से सब में कैंसिल कर दो, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए तीसरा लूप नीचे मान लो, ये मान लो, इसको ले लेते। अब हमने एक पाथ ऐसे बना लेते, यू इस लूप को बना लेते, लूप 3, इन क्लोज लूप 3। अब लूप 3 मान लिया है, या नाम दे देना इसको ACADCEA, इसको E कह दिया, ADCEA, ऐसे भी ADCEA तब भी चलेगा। अब इसमें जब पाथ का डायरेक्शन बनाया तो पाथ का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम चल रहा है और यहाँ पे सेल भी बना हुआ है, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, पहला देखा गया माइनस का 60i2 माइनस का 60i2, फिर इधर बढ़े, इधर की ओर आ गए, माइनस का 60i2 इधर बढ़ के आ गए तो कितना आ गया, ये हमारे पास माइनस का 5i2 प्लस IG और लास्ट में यहाँ पे है निगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा है तो प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। यानी ब्रैकेट खोला जाए तो यह आ गया माइनस का 65i2 माइनस का 5IG इक्वल्स टू माइनस का 10, यानी 13i2 माइनस IG प्लस IG इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब ये 3 इक्वेशन बन गई भाई, नीचे वाली इक्वेशन भी बन गई, ये दोनों भी बन गई। अब सॉल्व कैसे किया जाए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो रिलेशन आ जाएगा जिससे IG निकल आएगा। कैसे, या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें से I1 को कैंसिल करके I2 I में निकालो, यानी I1 को आपस में बराबर कर लो, ये हटा दो, IG और I2 में रिलेशन निकाल लो, इसके साथ सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन ही है बस। हम ये करते हैं कि हम इसके दोनों के रेशियो को बराबर करते हैं, ऐसे लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, I1 लिखा, फिर I2 लिखा, फिर IG लिखा, ये लिखा जाता है। I1 लिखा तो I1 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे IG को लिखा जाएगा। पहले माइनस का 15 है, माइनस का 15 माइनस का 15 और नीचे है 10 और यहाँ पे 60 और नीचे है आपका 5, ये I2, ये हमारा I1 आ गया। अब IG लिखेंगे तो IG लिखने के लिए पहले इधर के शुरू करते हैं, यहाँ के लास्ट वाला 65 और आगे वाला क्या माइनस का 100, माइनस का 100 और नीचे का हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस का 10। ये हमारा इसका आ गया। फिर थर्ड नंबर में IG निकालना है तो IG वाले में शुरुआत यहां से करते हैं, माइनस का 100, माइनस का 10 और ये शुरुआत वाला माइनस का 15 और ये 5, ये इनके साथ रिलेशन आया।
यानी यहां से I2 के साथ रिलेशन निकाल लो, बाकी की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें IG की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दोनों ही लिख लो I1, यहाँ पे आ गया माइनस का 75 प्लस का 600 माइनस का 600, ठीक, ये 600 हो गया माइनस का 75 हो गया। यहाँ पे I2 आ गया माइनस का 600 और प्लस का 500, और इधर आ जाएगा IG आ जाएगा माइनस का 500 और माइनस 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 का 150 यानी 65। इसका आ गया I2 की वैल्यू आई आपकी माइनस का 100 और यहां IG की वैल्यू आई है माइनस का 650। तो ये आपको सॉल्व किया तो यानी I2 इसका टू आ जाएगा 5/2/13 IG, 2/13 IG डिवाइड हो गए। अब 2/13 IG को यहां रख देना, I2 यहाँ पे 2/13 रखोगे तो कितना आ जाएगा 13 I2 थर्ड इक्वेशन में जो माना गया है प्लस IG और यहाँ पे 2 है तो 13 IG यहाँ पे लिखाएंगे 2/13 IG और प्लस में IG, ये 2 हो गया कैंसिल हो गया, 3 IG बराबर आ गया 2 यानी IG की वैल्यू आ जाएगी 2/3 एम्पियर। ये इस टाइप से इसका करंट निकाल लिया जाएगा। कैलकुलेशन तुम्हें बस 3 पार्ट में करना है, पहले इसमें किरचॉफ लगाओ, इसमें लगाओ और फिर नीचे वाले लगाओ, दोनों से पहले वैल्यू निकाल लो। हमें IG निकालना है, तीसरे वाले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखा जाए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 24 ओम इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू एजेस। यानी एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किन्हीं दो यानी एक 24 ओम वाले तार है, उसको समबाहु में जोड़ा गया। समबाहु में जोड़ने का मतलब है कि रेजिस्टेंस बराबर लेंथ से बटे, बराबर लेंथ से बटे, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारे रेजिस्टेंस इसमें बट गया आगे। अब जब ये बटे हैं तो 24 ओम है, 24 ओम में यहाँ पे इनको 3 पार्ट में बराबर बांटा जाए तो कितना आ जाएगा, ये 8 ओम 8 ओम 8 ओम। अब इसका क्या होगा, ये दोनों सीरीज इसके साथ पैरेलल, इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। यानी ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, इसके साथ ये पैरेलल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, the resistance of a wire is R ohm if it is stretched in n times its original length. What will be the resistance of the newly stretched wire? यानी कहा गया है कि कोई एक R ओम का तार है, उसको स्ट्रेच करके n टाइम्स कर दिया गया ओरिजिनल लेंथ से, तो अब उसके नई लेंथ क्या होगी। यानी किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, इसे मूल लंबाई का n गुना खींचा जाता है। बेटा देखो पहले लिखोगा इसे कि इसका L1 जो है, L2 जो है वो n टाइम L1 हो गया, यानी इतना खींचा गया कि इसकी लंबाई n टाइम्स हो गई L1 की। R1 जो दे रखा है वो R है, R2 तुम्हें फाइंड करना है, तो R2 अपॉन में R1 इक्वल्स टू L2 अपॉन में L1 का होल स्क्वायर। लेंथ के लिए इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर रेडियस कह देता है कि रेडियस बताइए कि रेडियस की कंडीशन क्या है, तो फॉर्मूला याद रखना है। देखो लेंथ के लिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर होता है, रेडियस के लिए इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 4 पावर टाइम्स के, यानी 4 चतुर्घात के, R की 4 टाइम्स पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस इसका। तो अब यहाँ पे L2 L1 यानी L2 यहाँ पे n L1 कर दिया और यहाँ L1 लिखा है R2 अपॉन में R1, L1 L1 कैंसिल हो गया, R2 इसका हो जाएगा n स्क्वायर R1। ये काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। ठीक,
नेक्स्ट, इस टाइप से निकल गया। अगर रेडियस दिया होता तो रेडियस में ये फॉर्म लगाते, 4 पावर बन गई होती। हाँ, वायर की रेडियस होते तब उसकी कंडीशन बता। अगला है कि द वर्क डन इज कैरिंग अ चार्ज ऑफ, अब देखो एमसीक्यू टाइप में आ रहे हैं, तो एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, यानी इसको आप बिना विदाउट ऑप्शन दिए हुए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में या 3 नंबर में। द वर्क डन इज इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलाम फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 मिली जूल, देन पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का दे रखा है, वर्क डन दे रखा है, वो कितना है 10 मिली जूल, और क्यू दे रखा है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको रखते हैं। डब्ल्यू कितना दे रखा है, डब्ल्यू कहा गया है ए से बी, डब्ल्यू ए टू बी दे रखा है 10 मिली जूल, 10 मिली जूल, 10 मिली जूल का मतलब है 10 इंटू 10 की पावर -3 जूल। और जो वो दे रखा है, चार्ज दे रखा है वो 5 माइक्रोकुलाम, यानी 5 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम। निकालना क्या है आपको, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी को, वी बी माइनस वी ए फाइंड करना है, वी बी माइनस वी ए, बाद वाले से पहले को निकालना है। वी बी माइनस वी ए इसका टू फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल यानी ए टू बी अपॉन में क्यू। ये आपको दे रखा 10 इंटू 10 की पावर -3, और यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर -6, काट दिया 2 बार में, ये ऊपर आया 2000 वोल्ट आ गया, 2000 वोल्ट आंसर इसका आ गया, यानी 2 किलो वोल्ट भी कह सकते हैं, प्लस का 2 किलो वोल्ट, 2 किलो वोल्ट कहा जाएगा। अच्छा, ए टू बी कहा गया है इसीलिए यहाँ पे वी बी माइनस वी ए लिखा गया, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता है। अगर ए से बी जा रहे हैं तो बी पे पहुंच रहे हैं तो वो फाइनल हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो सही तो लिखा है वी बी माइनस वी ए। अगर यहाँ वी ए माइनस वी बी लिखा होता और कंडीशन कहा गया था ए से बी बताइए, तब हम यहाँ पे माइनस में आते हैं आंसर में, क्योंकि तब उल्टा हो गया होता। ठीक है, चले अगला देखें। नेक्स्ट है a surface vector A is equal to 10J is kept in an electric field vector E is equal to 2I plus 4J plus 7K. How much electric flux will come out through the surface? यानी एक सतह वेक्टर E is equal to 10J को वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2I plus 4J plus 7K में रखा जाता है। इस सतह में कितना वैद्युत प्रवाह निकलेगा, इसमें तुम्हें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, E निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए, और फाई ई दे रखा है 2i प्लस 4j प्लस 7k, और डॉट ए दे रखा है 10j। अब j का j के साथ ही डॉट मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 40j डॉट j, बाकी बेकार है, वो 0 हो गए, तो j डॉट j 1 होता है, तो ये 40 आ गया। 40 यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट मान लो अगर इसका मीटर स्क्वायर दिया होता, इसका न्यूटन पर कूलम दिया होता, तो यूनिट होती या वोल्ट पर मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई होती वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट पर मीटर और मीटर स्क्वायर को मिलाएंगे तो वोल्ट मीटर, विद्युत फ्लक्स की 2 यूनिट होती है, पहली यूनिट होती है वोल्ट मीटर, दूसरी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर यूनिट दिया जाए तो ये, फिलहाल यहां यूनिट नहीं दिया था इसलिए यूनिट में लिखा हुआ है, और आंसर इसका है 40 जूल, 40 यूनिट। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पे। 2 माइक्रोकुलाम एंड 80 माइक्रोकुलाम, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकुलाम एंड 80 माइक्रोकुलाम आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, वेयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बाय 0 ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस फ्रॉम 20 माइक्रोकुलाम। कहा गया 20 माइक्रोकुलाम से कहां पे चार्ज इसका 0 होगा। 2 चार्ज दिए गए हैं, एक यहां पे 20 माइक्रोकुलाम है, एक यहां पे 80 माइक्रोकुलाम, 80 माइक्रोकुलाम, दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में, दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में जीरो होगी, क्योंकि दोनों यहाँ पे फोर्स रेपल कंडीशन में होता है, तो रेपल कंडीशन में फोर्स बीच में जीरो हो जाता है और बाहर की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे रख के देख लो, हमने सोच लिया टेस्ट चार्ज, हमने जो छोटा चार्ज है उससे करीब दूरी पर रखते हैं। मान लिया हमने छोटा चार्ज यहाँ रख दिया, ये हमने क्यू नॉट यहाँ रख दिया, तो क्यू नॉट रखने के बाद हमारा ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये ए वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड कह रही है टेस्ट चार्ज से कि हम भी प्लस के हैं तुम भी प्लस के हो, ये दोनों प्लस के हैं, और इनका बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। तो कहा इसने कि ऐसा है कि हम तुम्हारे पर रेपल फोर्स लगा रहे हैं, तो ई का डायरेक्शन इधर हो गया। बी वाले ने कहा कि हम भी तुम्हारे पर रेपल फोर्स लगा रहे हैं यानी प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ई बी का इधर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, यानी इनके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो रही होगी। इस पॉइंट पे हमने मान लिया जीरो है, तो इधर को अगर हमने एक्स मान लिया है तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे 10 माइनस एक्स, सेंटीमीटर ही में रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस यूनिट को बदल के करें क्या, फॉर्मूले से कट जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि E1 माइनस E2 EA माइनस EB इक्वल्स टू है यहाँ पे E, जो कि E जीरो है, EA माइनस EB इक्वल्स टू हो गया जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, यानी EA इक्वल्स टू आ गया EB। अब EA का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन में, यहां को O पॉइंट मान लो तो ये OA का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन में ये OB का स्क्वायर हो गया, इधर का डिस्टेंस OB का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, जो वैल्यू दी गई उस वैल्यू को रख दो। पहली वैल्यू दी गई हमें क्या, पहली वैल्यू QA दे रखा है हमें 20 माइक्रोकूलम, तो 20 रहने दो, और OA क्या दे रखा है x का स्क्वायर, इधर क्या दे रखा है 80, और यहाँ पे क्या दे रखा है 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट गया 4 बार में, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा ये क्या 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 4, तो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 था, 4 का ये 2 हो गया 2x, तो x के 10 बराबर आ गया 3x, तो x की वैल्यू आ गई 10/3, इतने दूरी पर इसका फोर्स जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जीरो हो जाएगी, सेंटीमीटर में है, यानी 3.33 सेंटीमीटर कह लो, या इसको डिवाइड कर दोगे, पहले हम लिख देते हैं 3.33 सेंटीमीटर, तो 100 से और डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 100 सेंटीमीटर है ना, मीटर में बदलेंगे क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे 0.33 आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है, मीटर में 0.33। ठीक है, चले अगला देखें। समान सतह वाले घनत्व वाले दो समांतर शीटों के बीच एक विद्युत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा है। हमसे पूछा गया क्या होगा इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन बिटवीन टू पैरेलल शीट विद लाइक चार्ज ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। बेटा दो प्लेटें हम बनाते हैं, पहली एक प्लेट बना दी, पहली एक प्लेट बनाई, दूसरी एक प्लेट बनाई, ये दो शीट बनाई। अब दोनों शीट में हमने ये कहा कि दोनों शीट का जो है चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा है, दोनों सेम चार्ज के हैं। जब दोनों सेम चार्ज के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन क्या होगी और दोनों के बीच में होगा क्या, यहां पे देखो इंटेंसिटी पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, यहां पे हम बीच में आ गए, अब दोनों का सिग्मा था, यहां मान लिया इसका डिस्टेंस जो भी था, इस पी पॉइंट पे हम देख रहे हैं टेस्ट चार्ज रखा, तो इस ये पहली शीट हमारी है, ये पहली शीट है, ये दूसरी शीट है, इसके लिए लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ईपी बराबर फॉर्मूला हो गया E1 माइनस E2, और एक शीट का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों मिल गया क्या आ गया जीरो, दोनों आ गया जीरो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कट के आ गया जीरो, इसका आंसर आएगा जीरो।
अगर ये दोनों में एक पॉजिटिव और नेगेटिव होती तो ये मैक्सिमम होती। जब दोनों प्लस की सिग्मा है, डेंसिटी सेम है, तो बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक, चले अगला देखें। हाँ जीरो। नेक्स्ट फिर आया ये वाला, किया है अभी अभी किया गया था कि वर्क डन में 5 है, देन मिलजुल है, इसका आंसर हमारा आया था प्लस का 2। चले नेक्स्ट, इसकी हमें यूनिट बताना है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वलेंट। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इनमें से कौन सी नहीं है? न्यूटन पर कूलाम तो है, न्यूटन पर कूलाम है, वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर मीटर है। और अगर हम देखो यूनिट को निकालना चाहो, अब 2 यूनिट मामला फंस रहा है। 2 यूनिट तो मालूम है फिक्स है, न्यूटन पर कूलाम जानते हैं, वोल्ट पर मीटर जानते हैं। जूल के साथ क्या है? जूल की जो यूनिट होती है वो फोर्स इंटू, यानी न्यूटन इंटू मीटर होती है। तो न्यूटन को हम कह सकते हैं जूल पर मीटर भी होती है। अब जूल पर मीटर हो सकती है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट में हमने न्यूटन पर कूलाम लिख रखा है, तो न्यूटन की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? जूल पर मीटर कूलाम, यानी इसकी ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट मिल रही है। तो एक यूनिट जूल पर कूलाम नहीं मिलेगी, तो इसका ऑप्शन है जूल पर कूलाम इसकी यूनिट नहीं है। फिलहाल पेपर में ऐसे आता है कि इसकी कौन कौन सी यूनिट होती है, या दे ही देगा कि 4 यूनिट देगा, कहेंगे कौन सी इसमें एक यूनिट नहीं है, ऑप्शनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, दे रखा है हमें इसमें, और इसका हमें इक्विवेलेंस कैपेसिटर पूछा गया है। कहा गया इसका कैपेसिटर फाइंड कीजिए, इस कैपेसिटर कितना होगा। बेटा क्या होता है, ऊपर ये हमारा C1 हो गया, इसको हम C2 कह दें, इसको C3 कह दें, इसको C4 कह दें, इसको C5 कह दें। अब हमें टोटल इक्विवेलेंस कैपेसिटर निकालना है, तो जो दोनों ऊपर नीचे दिख रहे हैं ये हमारे पैरेलल हो गए, ये पैरेलल है, तो पैरेलल में लिखा जाएगा CP, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2, यानी 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड, टोटल आ गया हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड। चलिए एक आ गया। फिर उसके बाद लास्ट वाला भी, ये दोनों भी पैरेलल दिख रहे हैं, इनको भी जोड़ दो, CP डैश, CP डैश, तो C4 प्लस C5, C4 प्लस C5, ये फिर आ गया हमारा 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड, यानी कि आ गया टोटल आपका 2 माइक्रोफैरेड। अब ये तीनों ऐसे बन गए, ये ऐसे आके ऐसे हो गया, यू आया, यू आया और यू आया। ये वाला हमारा CP हो गया जो कि आया था 2 माइक्रोफैरेड, ये वाला हमें C3 है, ये हमारा 1 माइक्रोफैरेड, ये वाला हमारा CP डैश हो गया है जो कि आ गया 2 माइक्रोफैरेड। और ये सब हमें अब दिख रहे हैं किसमें? एक सीरीज में दिख रहे हैं, एक लाइन से लगे दिख रहे हैं। तो सीरीज का फॉर्मूला जाएगा 1/CS इक्वल्स टू 1/CP प्लस 1/CA3 प्लस 1/CP डैश, यानी क्या मिला? 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, एलसीएम ले लेंगे 2, आ गया 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी 1/CS, तो CS बराबर जाएगा 2/4, यानी आंसर जाएगा 1/2, यानी 0.5 माइक्रोफैरेड इसका आंसर हो जाएगा। 0.5 माइक्रोफैरेड, ये ध्यान रखना, इस टाइप से इसका आंसर निकलेगा 0.5 माइक्रोफैरेड। ठीक, चले नेक्स्ट देखा जाए, पॉज करके नोट करते रहिएगा। 0.5 डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, हाँ भाई ये भी क्वेश्चन अच्छा है। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 ohm and 6.8 ohm at 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 डिग्री पे इतना दे रखा है और 80 डिग्री पे इतना दे रखा है, तो हमसे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा गया है, यानी कि अल्फा पूछा गया है। फॉर्मूला होता है
आर टी इक्वल्स टू आर जीरो 1 + α_t। अब यहां पे आप R80 लिख देंगे, ये R0 लिख देंगे, 1 + α × 80। RT दे रखा है, R80 दे रखा है आपका 6.8, ये 6.8 है, R0 है 2, और यहां पे आ गया 1 + 80α, ये नीचे आ जाएगा तो 3.4, 1 + 80α, ये आके इधर घट जाएगा तो 2.4/80 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू पॉइंट आई नीचे बढ़ा दो तो आगे 3 × 10⁻², 3 × 10⁻², सेंटीग्रेड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका सही है। ये फॉर्मूला याद रखना, टेम्परेचर के साथ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ, फिर अगला है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10⁻² मीटर has electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire for the electric field strength of the 10 volt per meter. हमसे पूछा गया है कि करंट डेंसिटी जे को कहते हैं, जे को निकालते हैं। और जे स्क्वेयर टू जो फॉर्मूला अगर कहा जाए, करंट डेंसिटी जो होता है वो जे स्क्वेयर टू I/A होता है, जे स्क्वेयर टू I/A। और I के लिए अब जो जो मैं दे रखा है उसके हिसाब से चलेगा, मैं करंट डेंसिटी में निकालनी है। एरिया के लिए तो मैं πr² दे रखा है, चलिए ठीक है, इसको रख देंगे। और बाकी हमें जो दे रखा है ई दे रखा है। अब फॉर्मूला रखा देते हैं, निकालते हैं पहले आई के लिए। v इक्वल टू होता है E × L, और v हो जाएगा, v निकालोगे पहले, क्योंकि तुम्हें जो जो दे रखा है पहले वो नोट कर लो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। L दे रखा है तुम्हें 10 मीटर, और R दे रखा है 10 ओम, E दे रखा है आपको 10 वोल्ट पर मीटर, और निकालना है हमें आपका यहाँ पे आई, जे निकालना है, करंट डेंसिटी जे निकालना है। और भी कुछ दिया है, और हमें रेडियस दे रखी है, आर दे रखा है 10⁻² मीटर, ये सब दे रखा है। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा v इक्वल टू फॉर्म लिखा था EL, v होता है IR, यहां से I निकालने के लिए IR इक्वल टू EL। IR क्या दे रखा है 10, E क्या दे रखा है 10, L क्या दे रखा है 10, यानी I आ गया हमारे पास 10 एम्पियर। I यहाँ पे 10 एम्पियर आ गए, सब 10 दे रखे थे भाई, देखो 10 ये भी है, 10 ये भी है, 10 ये भी है। अब J निकालना है, तो J का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, J इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने I/A, यानी I आपका वही 10 है, और A हो जाएगा πr², πr² में यहाँ पे 10 और पाई को पाई रहने गया, R² के में लिखा जाएगा कितना, 10⁻⁴/पाई, 10⁻⁴/पाई। यहाँ रूट पाई होना चाहिए था इसमें क्वेश्चन में, तभी आंसर मैच करता, रूट पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो, क्योंकि πr² होता है मेन फॉर्मूला, इसके क्वेश्चन में यहाँ पे ये रूट में होगा अपॉन में, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन है इसका सी, ठीक है। और अगर पाई नहीं का हो ऐसे होगा तो एक कटेगा, एक ऊपर आके मल्टीपल में 3.14 करके लिखा जाएगा, ठीक। चले नेक्स्ट देखा जाए, अगला, हाँ, 2 cities
are 150 kilometer apart, electric power is sent from one city to another city through copper wire. The fall of potential per kilometer is 8 volt and the average resistance per kilometer is 0.5 ohm. The power loss in a wire is, तो इसकी पावर कितनी लॉस हो रही है हमें ये बताना है। पहले V दे रखा है, V निकालो और R को पर किलोमीटर दे रखा है, उसको 150 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है एक दो शहर है जिनके बीच की दूरी 150 किलोमीटर है और हर एक किलोमीटर में जो गिरावट हो रही है 8 वोल्ट की गिरावट हो रही है और रेजिस्टेंस जो बढ़ रहा है प्रति औसतन है वो 0.5 ओम है। तो सबसे पहले हम अगर पावर पोटेंशियल की बात करें तो लिखेंगे 150 इंटू कितना 8 वोल्ट, यानी आ गया ये 1200 वोल्ट। 1200 वोल्ट की गिरावट हुई है पूरे यहां से वहां तक में। रेजिस्टेंस देखा जाए आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 0.5 इंटू 150, यानी इसका आ जाएगा 75 ओम आ गया। अब दोनों को हम आपस में फॉर्मूला रखकर निकालना है। क्या निकालना है, पी। पी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर आ गया 1200 अपॉन में और 75 कैंसिल कर देना। यहाँ पे पहले काट देंगे 25 से 3 बार में और 25 से इसको भी काट देना। 25 से काटेंगे तो पहले 25 से तो 4 बार में गया, फिर ये 8 बार में गया। ठीक, 4 बार में गया तो 100 आया, 100 का 20 उतरा, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे 8 बार में। अब ये 48 इसका गुणा कर देना, जो गुणा होगा तो 12 8 96, 12 चौक 48, 48 48 और 12 8 96 48 और 9 करके इसका आंसर बन के आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। मल्टीप्लाई करना खाली इसका कितना आ गया 12 8 96 96 9 आया और 12 चौक 48, 48 में 9 5 7। अच्छा 3 से नहीं काटा, पहले 3 से काट देना इसको, ये 16 हो गया। हाँ अब 16 से काटेंगे तो इसका 192 आ गया, 192.00। तो हमें किलो वाट में निकालना है तो 19.2 किलो वाट आ गया। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसका आंसर निकलेगा। यानी पहले आप वी को जितने किलोमीटर दिए गए पर किलोमीटर का दे रखा था, जितना भी किलोमीटर दिया जाएगा उससे उसका मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आर दे रखा है 0.5 है, इससे मल्टीप्लाई कर दो 75 आ गया। पावर निकालिए, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर पोटेंशियल और रेजिस्टेंस देता है तो पी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर करंट के साथ होता है तो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। और अगर पोटेंशियल और करंट होता है तो वी इंटू आई। ये 3 फॉर्मूले होते हैं इनके। एक वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे मैं वी और आर दे रखा था। एक हमारा मिल रहा है करंट और अगर रेजिस्टेंस होता तो आई स्क्वायर आर, और अगर पोटेंशियल और करंट होता तो वी इंटू आई। ठीक, आगे देखें। नेक्स्ट, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, इसका आयतन 3 मीटर क्यूब है और उसका प्रतिरोध 3 ओम है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। फिर से देखो, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज रो इज वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब एंड द रेजिस्टेंस इज 3 ओम। द लेंथ पूछी गई इसकी कितनी होगी, जबकि वॉल्यूम इतना दे रखा है। तो वॉल्यूम के हिसाब से पहले हम इसका एरिया लेंथ पे चेंज कर देंगे। वॉल्यूम इसका प्रतिरोध दे रखा रेजिस्टेंस हुआ, पहले यहाँ पे जो जो दे रखा उसको लिख दो। पहले तो हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है रो। और उसके बाद है वॉल्यूम, वी दे रखा है 3 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब। और फिर रो दे रखा है, रो वो आर दे रखा है 3 ओम और निकालना है एल। तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ,
ये 3 है, एरिया इंटू लेंथ एल का लिखा है, यानी कि यहाँ पे हम एरिया की वैल्यू लिख सकते हैं 3/L, एरिया इक्वल्स टू 3/L लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो फॉर्मूला बन रहा है रेजिस्टेंस का, रो का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू आर A/L, A/L, यानी अगर आपको L निकालना है तो L इक्वल्स टू कह सकते हैं आर ए अपॉन रो। अब जो जो वैल्यू दी गई पुट कर देते हैं। L R दे रखा है 3 तो 3 लिखा, A निकल रखा है हमारा 3/L तो 3/L लिखा, रो का रो ही लिखा है तो रो लिखा, ये रो दे रखा है, ये धरा के L स्क्वायर हो गया 9 अपॉन रो, यानी L की वैल्यू आ जाएगी 3/√रो, 3/√रो, यानी कि ये इसका आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इस टाइप से ये निकल आया। क्लियर? पहले वो पोटेंशियल रेजिस्टेंस जो दे रखा था उसको लिख दिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया हमने निकाल लिया लेंथ की लैंग्वेज में क्योंकि हमसे लेंथ पूछी गई थी। उसके बाद रो का फॉर्मूला था रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इसमें रखा और निकाल दिया। क्लियर? आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग में यहां पे इन द शो फिगर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस फिगर के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पे कितनी होगी। देखो यहां से हमारा करंट चल रहा है, करंट का मेन बायोसेवर्ट का जो फॉर्मूला चल रहा था, बायोसेवर्ट का फॉर्मूला ध्यान रखना, बायोसेवर्ट का जो फॉर्मूला चल रहा था वो अगर पैरेलल में स्ट्रेट वायर है तो मेन फॉर्मूला है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब ये एंगल हमारे जो है 0 डिग्री है, दोनों 0 हैं, तो यहां को मान लो, इसकी फील्ड को मान लेते हैं B1 मान लेते हैं, यहां की फील्ड को हम B2 मान लेते हैं, यहां की फील्ड को फिर हम B3 मान लेते हैं, तो B1 हमारा ये 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों हमारे 0 हैं, स्ट्रेट वायर में 0 चल रहे हैं, दोनों का पैरेलल में है। जिधर देखो जिधर पॉइंट दिखा जा रहा है उसी के डायरेक्शन में इसका एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, तो ये 0 हो गया, ये इसका 0 हो गया। B3 भी हमारा 0 आ गया, B3 भी हमारा 0 आ गया क्योंकि इसी के डायरेक्शन में बन रहा है। बस ये हमारा सेमी सर्किल बन रहा है, सेमी सर्किल बन रहा है, तो सेमी सर्किल का फॉर्मूला B2 का हो जाएगा B2 इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट अपॉन भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेन हम लोगों ने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला स्ट्रेट वायर का पढ़ा था, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन आर, ये फॉर्मूला था स्ट्रेट वायर का। सर्किल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 2 होता है ये सर्किल के लिए, यानी पूरा सर्किल अगर देखोगे तो ये होगा। आधा सर्किल के लिए अब बस ये लग जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, यानी मल्टीप्लाई हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर, ये हमारा B2 आ गया। अब जब ये B2 आ गया तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ए पे, तो 20 का फॉर्मूला लिख देंगे B1 प्लस B2 प्लस B3, तीनों को जोड़ दिया। B1 पहले उसी के डायरेक्शन में था, ये 0 हो गया था, ये B2 खाली कर्व हाफ सर्किल का बना रहा था, इसी का आ गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर, और लास्ट वाला फिर 0 आ गया, यानी इसका आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर, ये इसका लास्ट आंसर आ गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड ए पे इतनी मिल रही है। ठीक, चले अगला देखें, म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर, इसका बी ऑप्शन सही है। आई अपॉन आर, ठीक। हाँ, यहां पे है कि इन थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राफ ई परपेंडिकुलर जी, देन द वेलोसिटी ऑफ अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम विल बी, यानी थॉमसन मास जो दे रखा है ई परपेंडिकुलर बी,
अपेक्षित इलेक्ट्रॉन किरण का वेग होगा, वेग के बारे में इसका रिलेशन करके फॉर्मूला निकला था। तो इसका ऑप्शन होगा भाई, दोनों के फॉर्मूले निकाले जाएं तो मेन फॉर्मूला आएगा इसका B/E होता है, B/E, दोनों फॉर्मूले से प्रूफ किया जाए, E/, सॉरी उल्टा लिख देते, E/B इसका मेन फॉर्मूला हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। मेन फॉर्मूला ऐसे लिखना यार, ऐसे रखना, फॉर्मूला होता है E प्रूविंग है VB, तो V हो जाएगा E/B। ये मेन फॉर्मूला है अगर परपेंडिकुलर दोनों है तो, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है तब इसका फॉर्मूला ये होता है। चलिए नोट कर लीजिएगा। अगला क्या है, ये कुछ बड़ा सा आया, देखा जाए क्या है भाई, वायर वाला है। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर X and Y kept parallel to each other 24 centimeter apart in vacuum. They carry current of 5 ampere and 7 ampere respectively in the same direction as shown in figure below. Find the position of the nature point, that is a point where resultant magnetic flux density is 0. और इग्नोर करना है अर्थ के, यानी कहा गया दो अनंत लंबे प्रवाहित करने वाले चालक तार एक्स और वाई को निर्वात में 24 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। वे क्रमशः 5 एम्पियर और 7 एम्पियर की धाराओं को एक दिशा में ले जाते हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। एक तटस्थ बिंदु में स्थित ज्ञात कीजिए, यानी एक बिंदु जहां परिणामी चुंबकीय प्रवाह क्या होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है इसका, किसी एक पॉइंट पे बीच में बताना है। चुंबकीय क्षेत्र न दिया गया, यदि उसके बाद द करंट थ्रू द कंडक्टर वाई रिवर्स, अगर रिवर्स कर देंगे तब क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में हमें निकालना है मिड पॉइंट पे, तो अगर इनके बीच में कहीं निकालना है तो कैसे होगा, मान लो इसका ग्राफ यू है, ये मैं यहां पे हमने यहां रख दिया, अब ये हमने पॉइंट बना दिया। अब ये पॉइंट बनाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या शो करेगी, ये हमारा करंट का डायरेक्शन ऊपर, हमने हाथ से थंब लेते हैं, थंब को रखा हमने इसके ऊपर, रखने के बाद हथेली हमारी अंदर चली गई, ये हथेली हमारी पूरी अंदर चली गई, तो उसको हम लोग इनवर्ट कहते हैं। यानी ये वाला वायर हमारा जो है यहाँ पे जो B1 बना रहा है वो क्रॉस का बना रहा है, इनवर्ट, ये B1 बना रहा है, यहाँ बीच में B1 क्रॉस बना रहा है। और B2 को देखा गया तो ये ऐसे था, पलट क्या है, ये अपवर्ड आ गया, बाहर भी देखो, करंट ऊपर जा रहा था, ऊपर बनाया, इधर इनवर्ड है, कर्ल किया, कर्ल करने के बाद जब इधर लाया तो ये बाहर क्यों आ रहा है। तो ये हमारा B2 जो है हमारा है, ये B2 जो है वो हमारा आउटवर्ड बना रहा है, जिसको डॉट से शो करते हैं। जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो माइनस किया जाता है, यानी बीच में कहीं माइनस किया जाएगा। अब 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम दोनों को लेंगे, बीच में कहा गया मैग्नेटिक फील्ड 12 सेंटीमीटर की दूरी पर लिया जाएगा। तो पहले वायर से देखा जाए B= लिख दे, इसको B जो भी होगा, यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो बराबर है, तो करंट जिसका बड़ा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी। तो यहाँ पे B2 माइनस B1, B2 माइनस B1, B2 माइनस B1। अब B2 की वैल्यू हमारे पास है μ0/2 I2 अपॉन में R2 μ0/2 I1 अपॉन R1। μ0/2 को बाहर कर दो, I2 हमें दे रखा है, दोनों को 12-12 में यहां बांट रखा है ना, यहां से हमने क्या बताया, दोनों को 12-12, ये हमने B2 बनाया था, ये यहाँ पे इसका इनवर्ड बन रहा था, आउटवर्ड बन रहा था, यहां से यहां तक डिस्टेंस का, पहली प्लेट से यहां तक इसका डिस्टेंस है 12, इस पॉइंट को फिर यहां से 12, बीच पॉइंट में दोनों R1 R2 दोनों 12-12 है, तो 7/12, 7/12 माइनस 5/12, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करेंगे।
इसकी वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁷ इतना मान होता है इसका पूरा। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ गया 12 इंटू 10⁻⁻2, 7 में से 5, ये आ गया, काट दिया 6 बार में, तो 2/6 इंटू 10⁻⁻7, यानी यहाँ पे 3 टाइम में कट गया, तो ये आ जाएगा 0.33 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हमारा आ गया सब्ट्रैक्ट होने के बाद। सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये इसकी कंडीशन आ गई। अब अगर दोनों वायर में से किसी एक वायर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, जैसे कि सेकंड कंडीशन में पूछा गया, सेकंड कंडीशन में कहा गया कि दोनों के अपोजिट, यानी हम इसको बना ले कि ये वाला हमारा करंट ऊपर जा रहा है, ये वाला करंट नीचे आ रहा है, तो ये वाला इनवर्ट बनाएगा, V1 हमारा इनवर्ट बनाएगा, और B2 क्या होगा, इधर से आ जाओगे, इधर से आओगे, कहोगे करंट हम नीचे जा रहा है, तब भी हमारा बीच में यहाँ पे इनवर्ट बना रहा है, तो हम कहेंगे अब भी हमारा B2 भी हमारा इनवर्ट बना रहा है। जब दोनों सेम बनाते हैं तो प्लस किया जाता है, तब इनको प्लस कर दोगे, यानी B को करोगे अब B1 प्लस B2, और इनको जोड़ोगे तो 7 5 12 12 कट जाएगा, सिर्फ 2 इंटू 10 की पावर समथिंग आंसर आ जाएगा, -5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नोट कर लेना, ट्राई करना इसको खुद से, अच्छा क्वेश्चन था। एक बार नीचे से ऊपर दिखा दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। A circular coil of wire consisting of 100 ton each of radius 8 centimeter carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? यहां पे हमें कहा गया है कि तार के एक गोलाकार कुंडली जिसमें 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या आपकी 8 सेंटीमीटर है, 0.40 की धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये मेन फॉर्मूला तुम लोग जानते हो। मेन फॉर्मूला क्या होता है, केंद्र पर B/μ0 Ni, B/μ0 Ni होता है फॉर्मूला, और जो μ0 n है ये N/L होता है I का, N/L होता है। ठीक, और L को अगर कहा जाए कि L कैसे निकलेगा, तो L एक सरकमफ्रेंस, देखो L इक्वल टू होता है 2πr, L इक्वल टू होता है 2πr, तो यानी इसका L निकालने के लिए कोई एक सर्किल बन रहा है भाई, N/L कर रहे हैं ना, एक कुंडली का लूप ले रहे, यानी कोई एक वायर था, उस वायर को हमने ऐसे 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 बना दिया, तो यहां पे हमारा फॉर्मूला हो गया L इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं, L इक्वल टू N इंटू एरिया, तब नंबर ऑफ टर्न इंटू एरिया, तो L इक्वल टू L हो गया, N हो गया, ये हो गया πr², ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें यहां से L निकालना है। ठीक, अब L होना है तो स्मॉल n क्या होता है, B का फॉर्मूला क्या है, B² है μ0 स्मॉल n का N/L I, तो μ0 n की जगह पे लिखा जाएगा, L की यहां पे लिखा जाएगा N πr², और R की वैल्यू हो जाएगी I की यहां पे I, n से n चला गया, μ0 की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷, 1 में पाई, और R दे रखा है हमें 8 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और I दे रखा है 0.40। अब आप इसको सॉल्व कर लिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे आंसर पा जाएंगे। इस टाइप से इसके सॉल्व किया जाता है, यानी जो दिया जाएगा, तार का गोलाकार कुंडली कहा गया, तो हमें कोई एक तार, सीधा तार दिया गया था, उसको हम लोग जो है कुंडली बना रहे हैं, कुंडली बना के लिख रहे हैं,
तो कह सकते हैं एल जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न इनटू पर एरिया, इसका एक एरिया होगा पाई आर स्क्वायर या एरिया का ए, उससे रख के निकाल दिया। ठीक, चले अगला देखते हैं। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर क्षेत्र बी का परिमाण क्या होगा। यानी एक लंबा सीधा तार है जिसमें 35 एम्पियर की धारा आई जो है वो हमारी 35 एम्पियर की है, आई 35 एम्पियर करंट कहा गया है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट इतने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आर दे रखा हमें 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, इसको 2 इंटू 10 की पावर -1 मीटर भी कह सकते हो। और बी का लंबे वायर का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कहते हैं 2 इंटू 10 की पावर -7 को। आई दे रखा है आपको 35, आर दे रखा है आपका 2 इंटू 10 की पावर -1, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया। 35 इंटू 10 की पावर -6, यानी 3.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। यूनिट टेस्ला भी होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये 3 यूनिट होती है मेन। ठीक, नेक्स्ट आ जाए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ऑन अ वायर कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। हमें सब दे रखा है और इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, एफ पूछा गया है पर यूनिट, एफ अपॉन एल, एफ अपॉन एल पूछा गया है, पर यूनिट फोर्स पूछा गया ना, तो हम कहेंगे इसको एफ अपॉन एल हमसे पूछा गया है। और दिया क्या क्या गया है? दिया गया है पहले हमें बी दे रखा है 0.15 टेस्ला, और क्या दिया गया है? थीटा दे रखा है 30 डिग्री, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, और आई दे रखा है 8 एम्पियर। तो फॉर्मूला होता है एफ इज टू आई बी एल साइन थीटा। तो एफ अपॉन एल इज हो जाएगा आई बी साइन थीटा। अब आई कितना है? 8 है, बी कितना है? 0.15 है, साइन 30 है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 8 0.15 इंटू 1/2 काट देंगे 4 बार में, तो ये आ गया 0.60 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, पहले एफ अपॉन एल, बी थीटा आई रख के निकाल दिया, एफ अपॉन एल पूछा गया था। कभी कभी खाली एफ पूछता है तो एल भी दिया जाता है। हाँ, अब आ गए हम लोग अल्टरनेटिव करंट पे। इफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज √2 एम्पियर, देन व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। इसकी पीक वैल्यू पूछी गई है जबकि हमारे पास √2 IRMS दे रखा है, आई वर्चुअल IRMS दे रखा है, IRMS √2, और आई पीक वैल्यू I0 को कहते हैं, पूछा गया है। फॉर्मूला होता है IRMS इज टू I0 अपॉन √2, यानी I0 इज हो जाएगा IRMS इंटू √2। तो ये भी √2 है, ये भी √2 है, आंसर इसका 2 एम्पियर आ गया। पीक वैल्यू इसकी आ गई 2 एम्पियर, पीक वैल्यू 2 एम्पियर। चले अगला देखें। देखिए क्वेश्चन है ना बढ़िया वाला, ये कई बार आया हुआ है। पहले पूछा क्या गया है? कहा गया है फाइंड द रिजल्टेंट वोल्टेज फेज डिफरेंस इन वोल्टेज एंड करंट इन गिवन अल्टरनेटिंग करंट। निकालना क्या है हमें? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल। अच्छा, ये अलग दूसरा क्वेश्चन है, दो पार्ट है।
पहले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इसमें v, टोटल v और i के बीच में फेज डिफरेंस, यानी पहले हमें परिणामी विभवांतर यानी पोटेंशियल निकालना है। उसके बाद जब v निकल जाएगा तो हमें फेज डिफरेंस बताना है, फाई निकालना है। दो चीज निकालनी है, पहले v निकालना है इसमें, फिर फाई निकालना है। और इसमें जो दे रखा है स्प्रिंग नुमा जो बना हुआ है ये आपका है 20 वोल्ट, ये VL आपको 20 वोल्ट दे रखा है। फिर इसके बाद कैपेसिटर बना है VC आपका 11 वोल्ट दे रखा है। फिर आपका है ये VR आपका 9 वोल्ट दे रखा है। अब V इसका हो जाएगा अंडर रूट में VR का स्क्वायर इसकस टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR है 9 का स्क्वायर, VL हो गया हमारे पास 20 माइनस 11 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 11 का होल स्क्वायर। तो ये भी 9 का स्क्वायर हो गया और ये भी 9 का स्क्वायर हो गया। 20 में से 11 के 9 आया, तो 9 तो बाहर आ गया, 9√2 आंसर आ गया इसका, 9√2 वोल्ट आ गया, 9√2 इसका पोटेंशियल आ गया। अब उसके बाद निकालना है हमें 10 फाई। 10 फाई का फॉर्मूला होता है 10 फाई VL माइनस VC अपॉन में VR, यानी 20 माइनस 11 9। तो हम पाए क्या 10 फाई 1 पा गए, यानी 10 फाई इक्वल्स टू 1045 45 डिग्री, फाई इसका आ गया 45 डिग्री। यानी इनके बीच का कालांतर जो है फेज डिफरेंस जो है वो 45 डिग्री का है। और बाकी जो इसकी वैल्यू आपकी दी जा रही है परिणामी विभवांतर यानी रिजल्टेंट पोटेंशियल वो 9√2 वोल्ट आ रही है। अच्छा क्वेश्चन, चले उसके बाद नीचे क्या है, दो समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाले बल हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। अरे वो डायरेक्शन तुमने मालूम होगी ना, थोड़ा डिस्कशन करके बता दें। अब ये पता ही होगा कि दो वायर होते हैं, ये दो वायर रखे जाते हैं, दोनों में हमने करंट का डायरेक्शन सेम रखा। इस वायर को कहते थे PQ कह दिया, इसको RS कह दिया, RS, और इसमें जो है इनका बीच का डिस्टेंस R है। तो कहते ये है कि अब हम दोनों में फोर्स को अप्लाइड देखे कैसा हो रहा है। तो ये हमारा अंगूठा रखा, इधर हमारा इनवर्ड, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वो इनवर्ड बनाती है। इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है, इनवर्ड बनती है। B1 इनवर्ड बनती है, करंट यहाँ पे हमारा I2 चल रहा है और यहाँ पे I1 चल रहा है। और जब इसके हिसाब से चलते हैं तो ये आउटवर्ड बन रही है, इसके ऊपर जो बनती है ये आउटवर्ड बनती है, ये आउटवर्ड बनती है। अब उसके बाद हम फ्रेमी के राइट हैंड रूल जो कहा जाए रख लिया जाता है। देखते हैं भाई करंट का डायरेक्शन देखो क्या होता है। यहाँ पे ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो जब इनवर्ड कहा जा रहा है तो इसकी ओर रखा गया और इसको ऐसे कर दिया, तो करंट तो ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, फोर्स का अप्लाइड इधर हो रहा है, तो इसका फोर्स इधर हो गया। इसी तरह इसको भी किया गया, यहां बाहर क्यों कर दिया गया भाई, करंट का हमें दिखना है इसमें, भाई करंट का हमें क्या देखना है, मैम उसको आउटवर्ड दिखाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें बाहर दिखाना है। ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, करंट ऊपर जा रहा है, फोर्स बाहर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो यानी इसका फोर्स इधर होगा, यानी रेपल कंडीशन होगी। लेंथ लंबाई L लंबाई का होता है तो प्रूविंग पड़ा होगा। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं F इक्वल्स टू I2 B1 L साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर केस में है 90 डिग्री बन रहा है तो थीटा बराबर 90 डिग्री कर देना, तो F इक्वल्स टू हो गया I2 B1 L साइन 90, साइन 90 होता 1 तो I2 B1 L आ गया। अच्छा अब यहाँ पे B1 क्या है, एक स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला है, B1 का जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो पुट कर दोगे, तो B1 की मैग्नेटिक फील्ड आती है μ0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, I1 अपॉन R वो यहाँ पुट कर दोगे तो F इसका टू फॉर्मूला आ जाएगा μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन में R। ये L को नीचे ले आओ
तो पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा जो पूछा गया है। अब इसकी प्रकृति अगर हमारे दोनों डायरेक्शन सेम है तो रिपल्सिव फोर्स होता है, अगर दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, यानी कि आकर्षण बल। इसके 2 क्वेश्चन थे इसमें, अथवा करके था। फिर से आ गया 32 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है। इसमें आपको हमें काफी कुछ निकालना है। प्रेरण प्रतिघात जिसको कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल निकालना है, एक्ससी निकालना है, जेड निकालना है और फाई निकालना है। ये हमारा फिगर दिया गया, इसमें ये सब निकालने हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम एक्सएल निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे हमें जो जो दिएगा उसको देखो, यहाँ वी नॉट दे रखा है। वी नॉट कितना दे रखा है बेटा, वी नॉट दे रखा है आपको 282 वोल्ट, और ओमेगा दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 100 पाई, और सी दे रखा है, सी है 10 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड, एल दे रखा है 40 अपॉन पाई हेनरी, आर दे रखा है 2000 ओम, 2000 ओम, ये सब दे रखा है। पहले निकाले कहा गया नंबर पे इन्होंने एक्सएल निकाली है। पहले इन्होंने कहा कि एक्सएल निकालना, एक्सएल निकालिए। तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा है 100 पाई और एल है 40 अपॉन पाई, पाई पाई कट गया, 4000 ओम आ गया। ये हमारा पहला आ गया 4000 ओम। फिर निकालने का आ गया एक्ससी, फिर एक्ससी निकालना है। नंबर 2 पे हमसे कहा गया एक्ससी निकालिए। नंबर 2 पे एक्ससी निकालना है, एक्ससी। एक्ससी का फॉर्मूला होता है एक्ससी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखी है, वही हमारे पास 100 पाई, और सी क्या दे रखा है, सी है 10 अपॉन पाई, 10 अपॉन पाई 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो में है, पाई पाई कट गया तो ये 3 जीरो हट गए, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1000 ओम आ गया आपका एक्सी। एक्सएल आ गया, एक्सी आ गया। फिर निकालना है जेड। जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में। अब हमें नंबर 3 पे निकालना है जेड। नंबर 3 पे निकालना है जेड। जेड क्या है, जिसको इम्पीडेंस कहते हैं, प्रतिबाधा। ये क्या है बेटा, जेड इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर क्या है, आर है आपके पास 2000 का स्क्वायर, एक्सएल क्या आया है 4000, 4000 माइनस एक्सी कितना आया है 1000। भाई ओमेगा सी था, एक्सी आया 1000, हाँ 1000 का होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पे 4 6 बार 0, 3 2 6, और यहाँ पे 9 9 6 बार 0, तो यहाँ पे 1000 तो इसी बाहर आ गया, और 9 4 13 आ गया, यानी 10 की पावर 3 √13 ओम आ गया हमारा जेड। अब जेड आने के बाद हमसे पूछा गया है कि इसका जेड आ गया है। अगर आई पूछा गया होता तो आई निकालने का फॉर्मूला होता वी अपॉन जेड। वी आई नॉट निकलता, आई नॉट निकलेगा वी नॉट अपॉन जेड। तब वी नॉट निकल, क्योंकि आई नॉट हमें मालूम है पे, या पहले हम वी नॉट वी निकालते तब करते। और उसके बाद हमें निकालना है, अगर मान लो 10 फाई, तो 10 फाई का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। एक्सएल है आप पास
4000 कितना था, 4000, 4000 माइनस 1000 अपॉन में 2000 ये दे रखा है, आर हमें 2000 दे रखा है। सॉल्व किया गया तो 3000 अपॉन 2000 आ गया, यानी यहाँ पे 1.5 आ गया, 10 फाइव, 5 को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1.5, ये इसका मान हो गया। ठीक, इस टाइप से इसको हम निकालते हैं सारे एलसीआर परिपथ में। एलसीआर में हमें यही करना रहता है, जो फॉर्मूले आपको दिए गए उन फॉर्मूले में रख के वैल्यू को निकालना है। ठीक, उसके बाद प्रतिधारा जनित वही बताना है इसके बारे में, डायनेमो के बारे में। अब आ गया फिर ये ऐसे दिख रहा है तो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। कहा गया है क्वेश्चन में कि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टा के तत्कालिक मान इस प्रकार हैं, I इक्वल टू 1/√2 साइन 100 पाई टी एम्पियर, E इक्वल टू 1/√2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 वोल्ट। तो P निकालना है, यानी हमें दे रखा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन करंट आर गिवन एज I इक्वल टू 1/√2 साइन 100 पाई टी, E इक्वल टू 1/√2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 वोल्ट। निकालना क्या है, हमें इनके बीच में पावर निकालनी है। पावर निकालने के लिए मेन फॉर्मूला देखो, जो जो मालूम है वो रख देना। पहले हम यहाँ पे V0 से I0 इसको कंपेयर अगर करो इस फॉर्मूले से, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, तो पाओगे क्या कि I0 की वैल्यू जो है वो 1/√2 एम्पियर है, और ओमेगा हमारे पास जो दे रखा है वो 100 पाई दे रखा है। लिख दिया, काम नहीं इसका कुछ। फिर दूसरा ई पे आ जाते हैं। ई इक्वल टू अगर इसको कंपेयर कर दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ई नॉट की वैल्यू भी है 1/√2, और फाई एंगल जो दे रखा है वो आपका पाई बाई 3। तो पी बार का फॉर्मूला होता है V0 1/2 E0 I0 cos 5, E0 की वैल्यू क्या है बेटा 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2, और cos 60 डिग्री इसका भी 1/2, यानी P की वैल्यू आ जाएगी 1/8। P बार जो आएगा हमारा वो 1/8 आ जाएगा, 1/8 सॉल्व करोगे तो 1/8 आ जाएगा। तीनों का 1/2 √2 1/2 मिलकर 1/2 हो जाएगा, cos 60 का मान भी 1/2, तो आ गया 1/8। ठीक, नेक्स्ट आ जाए, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है ये। ट्रांसफार्मर का एक आदर्श, पहले इन आइडियल ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो इज NP अपॉन NS। NP यानी प्राइमरी नंबर ऑफ कॉयल प्राइमरी और नंबर ऑफ कॉयल सेकेंडरी दिए गए हैं, 1:2। द रेशियो VS अपॉन VP इज इक्वल टू किसके बराबर होगी। तो एक फॉर्मूला ट्रांसफार्मर का ये ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर की प्रूविंग से ये प्रूव हुआ था कंडीशन से कि स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, कि NS अपॉन NP आपका VS अपॉन VP या ES अपॉन EP, लेकिन IP अपॉन IS होता है उल्टा। ये सब हमारे R स्मॉल r के बराबर होते हैं, इनका रेशियो। तो हमें यहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से चलेंगे। हमें दिया गया NP अपॉन NS इज टू 1:2, और पूछा गया है VS अपॉन VP, VS अपॉन VP के बारे में पूछा गया। तो इसके हिसाब से भी लिखे अगर फॉर्मूला NP अपॉन NS तो VP अपॉन VS हो जाएगा। भाई जैसे P जहां ऊपर है तो VP भी ऊपर होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, सेम चीज होगी। तो NP अपॉन NS हो गया 1/2, और ये VP अपॉन VS हो गया। अब पलट दो, हमें पलट के पूछा गया है, तो VS अपॉन VP क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 2/1।
2:1, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन में देगा तो 2/1। ये चीज को ध्यान रखना बस, ये न्यूमेरिकल्स के लिए एक चीज ध्यान रखना कि इन्हीं के बीच में रेशियो या कुछ पूछा जाता है। ठीक, फिर देखो आ गया, उसी टाइप पे क्वेश्चन आ गया। द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी ऑफ 10 वोल्ट ड्रा अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी winding are 50 and 100 respectively. The voltage in a secondary and the current draw by the circuit in a secondary are respectively. यानी एक ट्रांसफार्मर है, उसके प्राइमरी में जब 10 वोल्ट का डीसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, खींचता है। प्राथमिक और द्वितीयक की जो फेरों की संख्या दी गई है वो 50 और 100 दी गई है। तो पूछा यह गया है कि सेकेंडरी में बहने वाली धारा, सेकेंडरी में वोल्टेज और सेकेंडरी की जो धारा है कितनी होगी, हमें वो बताना है, करंट बताना है। जो जो दे रखा है उसको लिखते हैं। प्राइमरी का हमें वीपी दे रखा है, पहले वीपी दे रखा है 10 वोल्ट। उसके बाद उसका आईपी, एक यूनिट खींचता है, आईपी 1 मिली एम्पियर, जैसे यूनिट में उसे रहने देना। और फिर इसमें प्राइमरी के दोनों दिए गए, एनपी 50 है, एनएस 100, ये दोनों दिए गए। अच्छा, जब प्राइमरी को कम फेरों से और सेकेंडरी को बड़े फेरों से जोड़ा जाता है तो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी जब प्राइमरी को मोटे तार के कम फेरों से और सेकेंडरी को पतले तार के ज्यादा फेरों से जोड़ते हैं तो टेम्परेचर, यहाँ पे पोटेंशियल जो है बढ़ता है, तो इसको स्टेप अप कहते हैं। क्योंकि मोटे सिरे से पतले सिरे के जाने पे जब करंट का रोका जाएगा, विरोध किया जाएगा, तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा एनपी और एनएस हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं, निकालना हमें वीएस निकालना है और वीपी आईपी आईएस निकालना है, ये दो चीज निकालनी है। तो कंपेयर करने के लिए तुम पहले लिख देना एनएस अपॉन एनपी है, तो पहला निकालने के लिए हम निकालते हैं, यहां हम वीएस अपॉन वीपी कर देते हैं। एनएस अपॉन एनपी, एनएस कितना दे रखा है 100, एनपी क्या है 50, वीएस मालूम नहीं लेकिन वीपी मालूम है, कितना है 10। कट गया, देखो यहाँ पे दो बार में वीएस सेकेंडरी में हमारा 20 वोल्ट हो गया। अब खुद देख लो, पहले क्या था 10 वोल्ट था, फिर क्या हो गया 20 वोल्ट, यानी वोल्टेज बढ़ रहा है, इसलिए कौन सा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। नंबर 2 पे आते हैं, एनएस अपॉन एनपी, आईपी अपॉन आईएस, उल्टा करते हैं, करंट का उल्टा होता है। तो एनएस कितना दे रखा है, फिर से वही 50, 100, आईपी हमें दे रखा है 1 और आईएस निकालना है। तो कट गया ये दो बार में, तो आईएस कितना आ गया 2 एम्पियर। उल्टा हो जाता है ना 50, भाई जो हमें उल्टा लिखा था, यहाँ पे हमने यहाँ उल्टा लिखा है, ये हो गया 100 अपॉन 50 और यहाँ पे हो जाएगा आईपी हमारे पास है 1 और ये आईएस, तो कट गया दो बार में, तो आईएस आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। करंट हमारा 0.5 मिली एम्पियर, क्योंकि मिली एम्पियर में था इसलिए मिली एम्पियर यूनिट लिख देना, 0.5 मिली एम्पियर, और ये वोल्ट में था वोल्ट में लिख दिया। ठीक, इस टाइप से इसका आंसर ये निकलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ मिलेगा फिगर, देखिए बना हुआ ये वाला आपको। जैसा कि देखा कि द करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी एज शो इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द लूप इज, जो लिखा हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि धारा ए से बी की ओर प्रवाहित होती है, लूप में प्रेरित धारा की दिशा बताइए। बेटा इसमें इतना समझ लो कि ये ग्राफ दिया गया है, करंट का डायरेक्शन दिया गया है, हम करंट के डायरेक्शन को बनाते हैं। करंट को डायरेक्शन को हमने रखा है, यहाँ पे अंगूठे से रखा, ये हमारा इनवर्ड हो गया, इस साइड हमारा इनवर्ड हो गया, और कर्ल करके इधर हमारा हमने आउटवर्ड बना दिया।
अब आउटवर्ड में ये पूरे करंट चल रहे हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो हर जगह बराबर, यानी लूप के अंदर से गुजरने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, वो सब इक्वल है, लूप भी इक्वल है, एरिया भी इक्वल है, वो भी नहीं बदल रहा है, यानी यहाँ पे फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है। अगर इसके अंदर से गुजरने वाले जो फ्लक्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, चेंज नहीं हो रहे होंगे। अगर ये कांस्टेंट है, ये वही बने के बने हैं, 10 है तो 10 के 10 ही है, 10 से ज्यादा या कम नहीं हो रहे, क्योंकि अब इधर बनाए बस में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं होते तो हमारा इंड्यूस करंट नहीं होता, इंड्यूस करंट होने पे इसका डायरेक्शन करंट का बनेगा। अब इंड्यूस करंट हो नहीं रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया सेम हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से बराबर गुजर रहे थे, ना तो एरिया बढ़ घट रहा था, ना मैग्नेटिक फील्ड हमारे इंक्रीज डिक्रीज कर रही थी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका कांस्टेंट हो गया। अगर वो कांस्टेंट हो गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके अंदर इंड्यूस करंट नहीं आ रहा है। इंड्यूस करंट जब नहीं हो रहा है तो इसमें करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ना तो दक्षिणावर्त, ना तो वामावर्त, ना तो सीधा, इसमें डायरेक्शन चलेगा नहीं। अगर इंड्यूस करंट आता तब डायरेक्शन चलता। अब आते हैं 37, प्रतिरोध यानी कहा गया द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन a closed circuit of resistance 10 ohm varies with time t according to equation phi is equal to 6t square minus 5t plus 1, the magnitude of induced current at t is equal to 0.25 second is। तो हमें दिया गया है, सबसे पहले phi is equal to फाइव इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस में 5t प्लस 1, और पूछा गया हमसे कि इसमें आप बताइए इंड्यूस करंट कितना चल रहा है। इंड्यूस करंट हमारा डिपेंड करता है E अपॉन आर पे, हमें इंड्यूस पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, ईएमएफ निकालना पड़ेगा। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, d5 बाई डी टी, d5 बाई डी टी किया तो 6d बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस 5d बाई डी टी टी प्लस d बाई डी टी 1, तो ये आ गया 12t, ये आ गया 12t माइनस का 5, d5 बाई डी टी आ गया, ये 12t यानी इसको रख देंगे वैल्यू, d5 बाई डी टी, टी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 0.25, 0.25, तो 2 इंटू 0.25 माइनस का 5, 0.50 माइनस का 5, यानी माइनस का आ गया माइनस का 4.5, माइनस का 4.5 वोल्ट, ये आया इसका। तो E का फॉर्मूला होता है माइनस का d5 बाई डी टी, तो ये आ जाएगा माइनस का 4.5 वोल्ट आ गया, ये आपका आ गया E। अब I निकालना है, I कष्ट हो जाएगा E अपॉन में R, तो ये तो 4.5 है और R कितना है हमारे पास, फिर से एक बार मिला लो, सब सही चल रहा है, 0.25 था, ये 12, अच्छा ये 12 हो रहा था, ये हमने 2 लिख दिया, देखो ये 12 हो रहा है, ये 12 हो रहा है बेटा। तो यहाँ पे रखेंगे जब वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 से गुणा किया जाएगा, यहाँ पे 4 से तो 1 हो गया, 3 आ गया, 3 माइनस 5 ना, बाई 4 से तो 1 हो जा रहा है, 3 बचा, हाँ तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2, तो d5 बाई डी टी क्या आ जाएगा, d5 बाई डी टी ई इसका होता है माइनस का टी इसका जो भी देर का 0.25, यानी आ जाएगा माइनस माइनस का 2, तो ये 2 वोल्ट आ गया। जब ये 2 वोल्ट आ गया तो 2 अपॉन में 10, 2 अपॉन में 10 यानी 0.2 एम्पियर करंट आ गया, 0.2 एम्पियर करंट इसका आ गया। इस टाइप से आपका 37 हो गया। ईएमएफ को डिफरेंशिएट करके तब निकाला जाएगा, उसके बाद जो फॉर्मूला होता है इसका टू इंड्यूस यानी अपोजिट में माइनस d5 बाई डी टी,
तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद आई निकालने के लिए ई अपॉन आर। नेक्स्ट आ जाए, lenses of power 3D and minus 2D are combined to form a compound lens. An object is placed at a distance of 50 cm from the lens. Calculate the position of image. Image निकालना है, पहले P निकाल लो, पहले P निकालो, P से F निकलेगा। भाई P निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। P1 है 3D, P2 है माइनस का 5D, यानी माइनस का 2D आ गया, ये हमारा P आ गया। अब F निकालना है, तो F इसका हो जाएगा 100 अपॉन P सेंटीमीटर में, तो 100 अपॉन में माइनस का 2 सेंटीमीटर, यानी माइनस का 50 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका F। अब दे रखा है लेंस से वस्तु U, हमें दे रखा है U कितना दे रखा है, माइनस का 50 सेंटीमीटर U दे रखा है। V निकालने को आ गया, V निकालिए, तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यानी 1 अपॉन माइनस का 50, 1 अपॉन वी माइनस माइनस का 50, यानी माइनस का 1 अपॉन 50 माइनस का 1 अपॉन 50 इक्वल टू 1 अपॉन वी। वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 25 सेंटीमीटर, ये माइनस का 25 सेंटीमीटर इसका वी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर्ड विद अ प्रिज्म इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल इज अंडर, वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें डेल्टा एम दे रखा है, डेविएशन एंगल कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। डेल्टा एम हमें दे रखा है 30 डिग्री और प्रिज्म का एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री। निकालना है एन, एन इसका जो फॉर्मूला होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन में साइन ए बाय 2। जो वैल्यू दी जाए उसको पुट किया, उसके बाद वैल्यू रख के निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया था अपवर्तनांक, तो यहाँ पे आ गया साइन, ऊपर हो गया 30 प्लस 60 अपॉन में 2 और नीचे आ जाएगा साइन 60 अपॉन में 2, यानी ऊपर आ गया आपका साइन 45, नीचे आ गया आपका साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, ये होती है 1/2, सॉल्व करेंगे रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चले अगला देखिए। इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर, दोनों को एक साथ मिला दिया गया, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग पावर। इसकी रिजल्टिंग पावर पूछी गई। पहले हम इसका फोकल लेंथ से निकाल लेते हैं। कहा गया है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है, F1 हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया है दूसरा हमारा दिया गया है फोकल लेंथ, इसका F2 जो दे रखा है वो माइनस का 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द रिजल्टिंग पावर, P पूछा गया है, तो पहले हम इसका F निकालते हैं। हमसे P पूछा गया है, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 हो जाएगा 1 अपॉन 80। देखो कॉन्केव था इसलिए नेगेटिव लिया था, कॉन्वेक्स था इसलिए पॉजिटिव लिया था। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉन्केव के लिए नेगेटिव। तो ये 80 माइनस का 50 ले लिया एलसीएम में, भाई ये माइनस इस प्लस को माइनस कर दे रहा है। नीचे 400 एलसीएम आया, ये 5 बार में जाता है, यहाँ पे कितनी बार में, 8 बार में जाएगा। अब 1 अपॉन एफ, यानी एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 400/3। तो P निकालना है, P इसका होता है 1 अपॉन 100 अपॉन सेंटीमीटर में ना, इस सेंटीमीटर में 100 अपॉन में F, यानी 100 अपॉन में माइनस का 400/3, ये ऊपर आ गया तो ये आ जाएगा माइनस का 3/4, यानी कि माइनस का 0.75 डायोप्टर। ये डायोप्टर में आंसर आ गया इसका। ठीक, चेंज करके इस टाइप से इसका आंसर निकल आया है। ये आपके 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की गई है। बाकी आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस माइक्रोस्कोप से करनी है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं उनको एग्जाम्पल है, जो भी सवाल है उनको आप कर लें। और आगे के जो क्वेश्चन आपके पीएन जंक्शन से रिलेटेड है उनको भी आपको करना है। उन 2-4 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लिए,
100% पूरा न्यूमेरिकल निपटा के आएंगे। कोशिश कीजिएगा, कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से बढ़िया पेपर दीजिए बिना टेंशन के, अच्छा पेपर जाएगा। बस सुकून से जो मेथड बताया ध्यान रखिएगा, सारे न्यूमेरिकल्स को पहले एक बार ध्यान से पढ़िएगा, उनकी जो वैल्यू दी गई उनकी वैल्यू को आप लिखिएगा, लिखने के बाद उसके जो सवाल पूछा गया वो लिखिए, और फिर से क्या फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले को लगा के वैल्यू को पुट कर दीजिए। अगर अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन में कोई गलती हो जा रही है, तो जहां तक आपने इसको किया है वैल्यू रखने के बाद वहां छोड़ दिए। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिल जाएगा, अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर, आधे नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने उसको अटेंड कर लिया, आपसे गलत कैलकुलेशन हो गई है, तो वो नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि हम जब कर रहे हैं वहां तक कितना सही जा रहा है। ठीक है, बढ़िया पेपर जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।